हिंदी में केवल गद्य उपन्यास कहानियाँ या कविता गीत लिखकर हिंदी को सशक्त नहीं बनाया जा सकता जब तक कि हम अन्य विषयों के बौद्धिक विमर्श को शुरू न करें। समर्पण से जब आप काम करते हैं तो संस्था में लोग जुड़ते हैं और जुड़कर एक शक्ति बनते हैं। हिंदी पत्रकारिता को अपनी कलम पर विश्वास होना चाहिए। अपने लेखन से न केवल समाज को का प्रतिबिंब बताते हैं बल्कि समाज को एक स्पंदित करते हैं, एक नया विचार देकर। नमस्कार दर्शकों, जनसंपर्क के विशेष कार्यक्रम वार्ता में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं श्रीकांत सोनी। मध्य प्रदेश के वरिष्ठ साहित्यकार एवं हिंदी साहित्य पत्रकारिता के समर्पित साधक श्री कैलाश चंद्र पंत को उनके हिंदी साहित्य और पत्रकारिता के क्षेत्र में अनुकरणीय और उत्कृष्ट कार्य के लिए पद्मश्री सम्मान से अलंकृत किया गया है। श्री कैलाश चंद्र पंत जी से हम जानेंगे कि आखिर किस तरह से उनकी संघर्ष की यात्रा रही और इस सम्मान के बाद क्योंकि मध्य प्रदेश का मान देश में बढ़ा है और किस तरह से वो देख रहे हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है दादा आपका जनसंपर्क के विशेष कार्यक्रम वार्ता में। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने मेरे सम्मान में जो कहा मैं उसके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। यह भारत सरकार की विशेष कृपा है कि उन्होंने मुझे इस योग्य माना। जी बिल्कुल। दादा, पद्मश्री सम्मान की घोषणा आपके लिए कितनी महत्वपूर्ण है? और क्योंकि ये विशेष इसलिए भी हो जाता है क्योंकि एक संघर्ष रहा, एक चुनौती रही है हिंदी साहित्य को, हिंदी पत्रकारिता को उच्च शिखर तक पहुंचाने में, उसके संरक्षण में। तो किस तरह से आप देख रहे हैं कि सरकारी नौकरी आपने छोड़ी और जब उसमें कार्य हुआ और फिर उसको पद्मश्री के रूप में जब सम्मान मिला, तो किस तरह से यात्रा को आप देखते हैं? देखिए, कोई भी सफलता जी बिना संघर्ष के और समर्पण के पूरी नहीं होती। जी मेरे जीवन का प्रारंभ हिंदी सेवा से शुरू हुआ। मैं ये मानकर चलता हूँ कि अगर हमने जीवन में कोई मिशन बनाया है, कोई उद्देश्य बनाया है, तो उसके पीछे समर्पित भाव से आप काम करते चलिए। यदि ऐसा करेंगे और आपकी समर्पण और निष्ठा पर समाज का विश्वास जमेगा तो निश्चित ही किसी न किसी दिन आपको कोई ना कोई उपलब्धि होगी। यह मेरी मान्यता है। तो मैंने किसी पुरस्कार के लिए नहीं, किसी अर्थ प्राप्ति के लिए नहीं, मैंने सेवा भाव से हिंदी को अपनाया और हिंदी पत्रकारिता में कुछ नए प्रयोग किए। जैसे उदाहरण के लिए सांस्कृतिक समाचार जब बहुत कम आया करते थे, धार्मिक समाचार जब बहुत कम आया करते थे, सामाजिक समाचार जब बहुत थोड़े होते थे, उस जमाने में साप्ताहिक जनधन निकालकर मैंने धार्मिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक, सामाजिक कार्यक्रमों के विशेष रूप से उनको प्रकाशित किया। और उसका उद्देश्य एक ही था कि इन कार्यक्रमों के द्वारा समाज में संस्कार अधिक से अधिक व्यापक रूप से फैलें। मेरे उस समय मैंने कभी नहीं सोचा था कि कभी मुझे पत्रकारिता का सम्मान भी मिलेगा। उसके बाद जब अक्षरा में आया तो अक्षरा का दायरा हिंदी भाषा और हिंदी साहित्य था। लेकिन मैंने महसूस किया कि हिंदी में केवल गद्य उपन्यास कहानियाँ या कविता गीत लिखकर हिंदी को सशक्त नहीं बनाया जा सकता जब तक कि हम अन्य विषयों के बौद्धिक विमर्श को शुरू न करें। जब अन्य विषय, उनमें से जैसे एक की बात मैं ताजी बात करूं, भारतीय ज्ञान परंपरा पर आज से 7 वर्ष पूर्व हमने संगोष्ठी भी की और भाषण माला भी आयोजित की, उसकी पुस्तक भी प्रकाशित की। आज आप देखिए 7-8 वर्ष बाद आज पूरे देश में भारतीय ज्ञान परंपरा की चर्चा हो रही है। तो ये कुछ विशेष कार्यक्रम मैंने किए। इसका उस समय भी नहीं सोचा मैं कोई पुरस्कार के को लक्ष्य रखकर यह कार्यक्रम कर रहा हूँ। मैंने तो सीधे सीधे
हिंदी में जो कमजोरियां हैं, इसीलिए हमने नरेश मेहता वाङ्मय सम्मान शुरू किया, जो साहित्येतर विषयों पर, ज्ञान विषयों पर, दर्शन, राजनीति, अर्थशास्त्र, पुरातत्व, इन पर आधारित होता है, वो दिया जाता है। जी बिल्कुल। दादा एक सवाल और कि सरकारी नौकरी छोड़ना और फिर हिंदी साहित्य को, हिंदी पत्रकारिता को जीवन का लक्ष्य बनाना, इसके पीछे आपकी क्या प्रेरणा थी? उसके पीछे उद्देश्य एक ही था। देखिए, दो चीज़ें एक साथ नहीं चल सकती। या तो मैं हिंदी के लिए ही काम करूं, क्योंकि अगर यह सोचकर कि 2 घंटे देकर काम हो जाएगा तो कोई संस्था आगे नहीं बढ़ सकती। उसको भी आपको ऐसा करना, इस ढंग से उसमें कार्य करना पड़ता है जैसे वो आपके स्वयं का व्यवसाय है। जी। इस समर्पण से जब आप काम करते हैं तो संस्था में लोग जोड़ते हैं और जुड़कर एक शक्ति बनते हैं। उस शक्ति के ताकत पर आप बड़े बड़े आयोजन कर सकते हैं, बड़े बड़े विचार ला सकते हैं। मेरा सौभाग्य रहा कि मुझे देश के विद्वानों का सहयोग हर समय मिला। जब चाहा तो कोई भी ऐसा विद्वान आप बता दीजिए, नाम लीजिए, मैं बता दूंगा इस कार्यक्रम में वो आए थे। जी। तो ये एक उपलब्धि। माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी भी हिंदी पत्रकारिता, हिंदी साहित्य और साहित्यकारों के विकास के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं। इसे आप किस तरह से देखते हैं? वो बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। देखिए, हिंदी पत्रकारिता में आज तो खैर कुछ स्थिति सुधरी है पत्रकारों की, वे पर्याप्त वेतन प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो ऐसी स्थिति में नहीं है कि अपना वजूद बनाए रख सकें। वो मालिक के ऊपर उनकी नौकरी निर्भर है। मालिक न चाहे तो वो तुरंत हटा दिए जाएंगे। इसलिए हिंदी पत्रकारिता को अपनी कलम पर विश्वास होना चाहिए और उस कलम के माध्यम से एक निष्पक्ष विश्लेषण करने की क्षमता होनी चाहिए। यह क्षमता तब आती है जब आप अध्ययन भी करते हैं, दुनिया के राजनीति पर और कूटनीतिक विश्व व्यवस्था को समझने की कोशिश करते हैं। विश्लेषण अपना हो लेकिन अध्ययन पूरा हो। आपकी साहित्यिक साधना के दौरान सामाजिक, वैचारिक या मानवीय सरकारों ने आपको किस तरह से प्रभावित किया? मुझे देखिए, इलाचंद जोशी का नाम याद आता है जी। मुझे मुंशी प्रेमचंद का नाम, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रभावित मुझे जयशंकर प्रसाद ने किया और उनकी कामायनी को मैं विश्व स्तरीय रचना मानता हूँ। मेरी मान्यता है कि विश्व के सामने जो संकट है सभ्यताओं का, उसका विश्लेषण 1936 में जयशंकर प्रसाद ने कर दिया था। और देखिए आप, जिस विषय को लेकर उन्होंने कामायनी लिखी, उसके 3 वर्ष बाद 1939 में द्वितीय विश्व महायुद्ध हुआ। ये हमारे कवि की दूरदृष्टि का परिणाम। बिल्कुल। तो ऐसे और आज के कई कवियों में मैं रमेश चंद्र शाह के लेखन से बहुत प्रभावित हूँ। गोविंद चंद्र पांडे ने बहुत लिखा है भारतीय ज्ञान परंपरा पर। इस तरह से कई और लेखक हैं। नरेश मेहता, उनकी कविता का स्तर भी कुछ अलग है। इस तरह मैं अनेक लोग, क्योंकि साहित्य का विद्यार्थी होने के नाते मुझे पढ़ने का सौभाग्य मिला जी और अवसर भी मिले। जी। समीक्षा करने के लिए पुस्तकें आती रहीं जी। मैं समीक्षा करता रहा, अभी भी करता हूँ। उससे मैंने एक चीज़ पाई कि चिंतन की गहराई आज के लेखन में कम होती जा रही। जी। सबसे बड़ी बात है कि आप अपने लेखन से न केवल समाज को का प्रतिबिंब बताते हैं, बल्कि समाज को एक स्पंदित करते हैं, एक नया विचार देकर वो सोचने लगे कि नहीं, ये एक दिशा सही है। एक उदाहरण अभी ताज़ा देता हूँ। नारीवादी आंदोलन पश्चिम की देन है, जिसे नारीवादी आंदोलन कहा गया। जी। भारत में भी कुछ लेखिकाओं ने उसका अनुकरण किया, लेकिन बहुत जल्दी भारतीय महिला लेखिकाओं ने
उसका भारतीयकरण कर दिया और भारतीय संस्कारों से युक्त रचनाएं आई। मालती जोशी, चित्रा मुदगल, सूर्यबाला, ये इन लेखिकाओं ने उसका नेतृत्व किया। बिल्कुल। तो दादा, भविष्य की पीढ़ियों के लिए मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ कि जो नई पीढ़ी है हमारी, वो हिंदी पत्रकारिता, हिंदी साहित्य की ओर कदम बढ़ाए और सशक्त बने, उसके लिए आप क्या उनको प्रेरणा देंगे? सबसे पहले तो देखिए, मेरा आग्रह रहेगा कि साहित्य को पढ़ने का अभ्यास डालें और उससे एक संवेदनशील विचार उनके मन में पैदा होगा। उस संवेदनशीलता के साथ पत्रकारिता भी करें। हम एक पत्रकारिता हमारी क्या होती है, या तो हम किसी की प्रशंसा के पुल बांध देते हैं या निंदा करने लगते हैं तो उसकी निंदा करते हैं। ये निष्पक्षता नहीं है और नहीं ये पत्रकारिता है। आपको निष्पक्ष होकर संतुलित विचार रखने की क्षमता अर्जित करनी पड़ेगी नई पीढ़ी को। और कई आ भी रहे हैं, अच्छे युवा लेखकार हैं। प्रभाष जोशी थे हमारे जी, उन्होंने एक नई दिशा दी। बिल्कुल। हमारे राजन माथुर थे, उन्होंने एक नई दिशा दी। सबसे पहले नई दुनिया में जब वो संपादक के रूप में थे, उन्होंने ये कॉलम पाठक मंच चलाया और उसमें पाठकों के विचारों को संपादित करके छापा। जी, वो उसका एक अलग असर होता है। तो हम ऐसे कुछ नए क्षेत्रों को खोजें। आज कुछ नए पत्रकार ढूंढ कर ला रहे हैं, कई नई बातें, नई प्रतिभाओं को आगे ला रहे हैं, लेकिन उनकी कसौटी जो है जी, वो स्वयं पत्रकार की कसौटी है। बिल्कुल। तो बहुत ही महत्वपूर्ण आपने बात कही कि नवाचार करें, पढ़ें और बिल्कुल संतुलित होकर अपना काम करें। और दादा, पद्मश्री सम्मान के लिए आपको जनसंपर्क विभाग की तरफ से बहुत बहुत बधाई और मंगल कामनाएं। बहुत धन्यवाद जनसंपर्क विभाग का भी, आपका भी। जी दर्शकों, जनसंपर्क वार्ता में इतना ही। आप जुड़े रहिए हमारे साथ।